पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये फोर्थ पार्ट है। राजनीतिक विचारधारा, ये चौथा हिस्सा है। There was the spirit of dissatisfaction about the tyranny of kingship in the thinking of रूसो के चिंतन में अत्याचारी राजतंत्र के अत्याचारों के प्रति असंतोष की भावना थी। जो फ्रांस में जो राजतंत्र था वो जिस तरह से जुल्म अत्याचार आम जनता पर कर रहा था, तो उसके खिलाफ में जो है रूसो के चिंतन में जो है अत्याचारी राजतंत्र के अत्याचारों के प्रति असंतोष की भावना थी। मतलब बहुत ज़्यादा असंतोष रूसो के चिंतन में था, और वो उसको उन्होंने आम जनता में उस असंतोष का प्रचार किया। तब जाकर राजतंत्र राजशाही जो है फ्रांस से खत्म हुई है। In fact, Rousseau was a hard critic of status quo. वस्तुतः रूसो यथास्थिति के जबरदस्त आलोचक थे। यानी जो रूसो थे वो क्रांतिकारी थे। वो यथास्थिति नहीं चाहते थे कि जैसे है वैसे चलता रहे काम, नहीं, परिवर्तन होना चाहिए और क्रांति होनी चाहिए, ये रूसो चाहते थे। इसीलिए जो है रूसो जो है यथास्थिति के आलोचक थे और जबरदस्त आलोचक थे कि ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है, परिवर्तन करना है तो जोरदार तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन करना चाहिए। ये रूसो के विचार थे। ड्यू टू हिज क्रिटिसिज्म द स्पिरिट ऑफ हार्ड डेमोक्रेसी डेवलप्ड। उनकी आलोचना के परिणाम स्वरूप, यानी रूसो की आलोचना के परिणाम स्वरूप उग्र लोकतंत्र की मनोभावना का विकास हुआ। पहले माना जाता था जो राजशाही है ये ऊपर कोई देव बैठा है, उसने भेजा है। रूसो ने इसकी आलोचना की कि ऊपर कोई देव नहीं बैठा हुआ है, हम आम जनता जो इस धरती पर हैं, हम ही जो है इस धरती के मालिक हैं। ये रूसो का कहना था। इसलिए जो है उग्र लोकतंत्र की मनोभावना का विकास हुआ और रूसो ने इस काम को किया। यानी रूसो जो है बहुत बड़े क्रांतिकारी थे फ्रांस के, और लोकतंत्र के वो बहुत बड़े समर्थक थे। लोकतंत्र के समर्थक जो है दुनिया में उनको याद करते हैं। 19th century was the century of liberalism. 19th century was the century of liberalism. 19वीं सदी को हम उदारवादी विचारधारा की विजय की सदी मान सकते हैं। 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में हुआ। At the end of 19th century, liberalism became the recognized ideology all over the world in developed countries. 19वीं सदी के अंत तक उदारवाद संसार के सभी विकसित देशों की अधिकृत विचारधारा बन गई। 19वीं सदी के अंत तक उदारवाद संसार के सभी विकसित देशों की अधिकृत विचारधारा बन गई। हम देखते हैं हमारे भारत देश में भी 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। खुद अंग्रेजों ने ही किया था कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो वो भी एक तरह से उदारवाद का ही प्रतीक है। अंग्रेजों के अंदर जो उदारवाद था उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम साहब ने भारत में किया था। आज भी कांग्रेस पार्टी 21वीं सदी में जीवित है। आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी। आदर्शवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा का ही एक रूप है। आदर्शवादी विचारधारा लोकतंत्र का समर्थन करता है, और लोकतंत्र जो है उदारवादी विचारधारा से ही दुनिया में आया है। यानी उदारवादी विचारधारा ने जो है राजशाही को सारी दुनिया से खत्म किया है, तो और उसी से जो लोकतंत्र आया है, और आदर्शवादी विचारधारा जो है वो भी लोकतंत्र को मानता है। वही विचारधारा लोकतंत्र की है आदर्शवादी विचारधारा में। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लेबर आइडियोलॉजी इन 20th century, liberalism faced the challenge of socialism. श्रमिक वर्ग की विचारधारा के विकास के कारण 20वीं सदी में उदारवादियों को समाजवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा।
20वीं सदी में वो उदारवादियों को समाजवाद की चुनौती करना पड़ा, क्योंकि 20वीं सदी में 1917 में रूस की क्रांति होती है, जो सर्वहारा की क्रांति है, जो श्रमिक वर्ग की क्रांति है। तो ये जो है, ये जो चुनौती है वो उदारवादी विचारधारा के सामने आई, 20वीं सदी में आई, रूस की क्रांति के बाद। ड्यू टू चैलेंज ऑफ लेबर मूवमेंट, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी इंटर्ड इनटू लिबरलिज्म। इस चुनौती के फलस्वरूप, यानी जो श्रमिक वर्ग की चुनौती थी, तो इस चुनौती के फलस्वरूप उदारवादी चिंतन में नए समष्टिवादी विचार यानी समाजवादी विचार प्रविष्ट होने लगे। जब बात होती है कि हम उदारवादी हैं, जब उदारवादी हैं तो श्रमिकों के प्रति उदार आप क्यों नहीं होते हैं? उदारवाद के नाम पर पूंजीपतियों ने जो है सत्ता पर कब्जा किया और राजशाही को खत्म किया। ठीक है, लोकतंत्र की उन्होंने प्रस्थापना की, लेकिन जब आप उदारवाद की बात करते हैं तो श्रमिकों के प्रति आप उदार क्यों नहीं है? यही है चुनौती समाजवादी विचारधारा की उदारवाद के सामने। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ लिबरलिज्म इज टाइड विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। ये लास्की साहब कह रहे हैं कि लास्की का निष्कर्ष है कि उदारवादी विचारधारा का अतीत, वर्तमान और भविष्य पूंजीपति वर्ग के निहित स्वार्थों से बंधा है। ये लास्की साहब कह रहे हैं। लास्की साहब का यही कहना है, उदारवादी विचारधारा से सबसे बड़ा फायदा पूंजीपति वर्ग को हुआ है और पूंजीपतियों का जन्म उदारवादी विचारधारा से होता है। तो इसीलिए लास्की साहब कह रहे हैं कि उदारवादी विचारधारा का अतीत, वर्तमान और भविष्य पूंजीपति वर्ग के निहित स्वार्थों माने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जुड़ा है। सही देखा जाए तो उदारवादी विचारधारा आज के जमाने में वो पूंजीपतियों की विचारधारा बन गई है। इन द लिबरल कंज्यूर नॉन लिबरल एंड रिएक्शनरी मोटिव्स आर हिडन। ये सीआर मिल्स साहब कह रहे हैं। उदारवादी सी राइट मिल्स के अनुसार उदारवादी शब्द जाल में प्रायः अनुदार और प्रतिक्रियावादी उद्देश्य छिपे रहते हैं। ये सी राइट मिल्स कह रहे हैं कि उदारवादी शब्द जाल में प्रायः अनुदार और प्रतिक्रियावादी उद्देश्य छिपे रहते हैं। इसको तो हम भारत देश के अंदर देख रहे हैं कि 1925 से जो है हिंदुत्व का प्रसार हमारे भारत देश में शुरू हुआ और 1925 से ही ये जो कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत में बनी है, जो सर्वहारा की पार्टी मानी जाती है, जो अपने को श्रमिक वर्ग की पार्टी बोलती है। लेकिन 100 साल गुजरते आज जो है कम्युनिस्ट कहाँ हैं? आज भारत के अंदर कम्युनिस्ट कहाँ हैं? उनका जो लाल रंग भगवा हो गया है, उनका भगवा हो गया है। तो वही सी राइट मिल्स कह रहे हैं कि उदारवादी शब्द जाल में प्रायः अनुदार और प्रतिक्रियावादी उद्देश्य छिपे रहते हैं। हमारे भारत देश के जो कम्युनिस्ट हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आम जनता उसको समझ ही नहीं सकती। बेचारा मजदूर, गांव का मजदूर समझ ही नहीं सकता। उनकी शब्दावली और वेद की शब्दावली में कोई फर्क नहीं है। भारत देश के अंदर कोई फर्क नहीं है। कम्युनिस्टों की शब्दावली और हिंदुत्व की जो वेदों की शब्दावली है, वेद पुराणों की शब्दावली है, धर्मशास्त्रों की शब्दावली में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इसीलिए लाल रंग भारत देश के अंदर भगवा हो गया।